सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल हमने बात की थी कि आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसे डॉन्स की बात करेंगे जो डॉन भी बने, उसके बाद हुकूमत भी की और एक तरीके से मेन स्ट्रीम से जो फील्ड ऑफ एक्शन होता है उससे दूर रहते हुए भी अपना क्लाउट कैसे जारी रखा। एक तरीके से देश के बाहर रहते हुए या जेलों में बैठकर किस तरीके से उन्होंने अपनी होंद को बचा के रखा, द वेरी एग्जिस्टेंस, उसको कैसे बचाया, वो बात हम कर रहे थे। उन्होंने क्या क्राइम किया, किसको मारा, किसको नहीं मारा, ये बातें अब सब पुरानी हो गई और इतिहास का एक हिस्सा है। उनको क्या सज़ा मिली आप सबको मालूम है। उन्होंने किसको मारा, किसको मरवाया, उनके लोगों को किसने मारा, किसने मरवाया, ये सब बहुत बार किस्से कहानियाँ आप सुन चुके हो। लेकिन पर्दे के पीछे, दीवार के पीछे क्या ऐसी बातें थी जिन्होंने उनको इतना बड़ा बनने का मौका दिया। भले ही वो क्राइम का फील्ड क्या ना हो, लेकिन सब ने अपना एक मकाम, अपना एक नाम बनाया। मैं हमेशा कहता हूँ अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ सिर्फ क्राइम नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है। कुछ लोगों ने इसको निजी जायदाद की तरह चलाया, कुछ लोगों ने इसको कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरह एक बड़े स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने गैंग्स को कॉरपोरेट एंटिटी दी। इनमें अलग-अलग लोगों की डिफरेंट किस्म की जो रोल रहा है, भूमिका रही है, उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग बहुत समझदार लोग हो, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपकी नॉलेज को दाद देता हूँ। बहुत सारी दूसरी चैनल्स भी मैं देखता हूँ जिनमें लोगों के, मैं उनको तो नहीं सुनता क्या कहते हैं, लेकिन उनके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ, क्योंकि कमेंट से आपको अंदाज़ा लगता है कि आपकी ऑडियंस किस किस्म की है। और मैं दोबारा कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे 90% से ज़्यादा लोग सूझदार हैं, समझदार हैं, चीज़ को समझते हैं, हल्कापन नहीं है उनमें, उनकी भाषा अच्छी है। बाकी चैनल में कमेंट देख के मुझे कई बार शर्म आती है कि लोग इस किस्म के कमेंट कर कैसे देते हैं और बोलने वाले उनको बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। हमारे यहाँ कभी हफ्ते 10 दिन के बाद एक कोई ऐसा कमेंट आता है जिसको उसकी भाषा शब्दावली देख के मुझे डिलीट करना पड़ता है, वरना अदरवाइज़ जो आपकी जो कमेंट्री होती है, जो टिप्पणी होती है, वो बहुत सटीक होती है और मुझे अच्छा लगता है। गलती किसी भी इंसान से होती है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है कि फिर गलत बात भी कही जाती है फ्लो में, लेकिन आप उसको बर्दाश्त करते हुए उसकी निखेधी भी करते हो, उसकी मुखालफत भी करते हो, लेकिन भाषा का इस्तेमाल अच्छा होता है। इसलिए मुझे हिम्मत होती है आपके साथ कुछ सीरियस टॉपिक भी डिस्कस करने की। तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के उसके क्लाउट की कहानी, कैसे वो डॉन बना और कैसे सरवाइव किया, आज तक सरवाइव कर रहा है पाकिस्तान में रह के, कराची में रह के। डोगरी नागपाड़ा की गलियां सबको इतिहास पता है। छोटी सी उम्र में 17-18 साल की उम्र से जुर्म की दुनिया में कदम रखा और 4-5 भाई एक जैसे थे। लड़ाई झगड़े में लड़ पड़ना, मार देना, मार खानी, चाकू छुरा, मुक्का घूंसा, इस किस्म की लड़ाइयाँ होती थी। डंडे सोटे की, लठ की लड़ाई, सोडे बॉटल की लड़ाई, ट्यूबलाइट की लड़ाई। तो ये लड़ाइयाँ गली कूचों में करते करते इन भाइयों का एक मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में, तीसरी मोहल्ले में, और सारे बड़े अजीब किस्म के नाम के मोहल्ले थे उस इलाके में। मुर्गी मोहल्ला, बैदा गली, इस किस्म के, और मिर्ची गली, इस किस्म के बहुत सारे इस किस्म के नाम, जहाँ इस किस्म के बिजनेस किए जाते थे उस किस्म से उनके नाम पड़ गए। तो उन मोहल्लों में इन भाइयों की दादागिरी चलने लगी। क्यों, क्या कारण था? और भी तो लड़के होंगे, वहाँ पे पठान लड़के भी थे, कुछ थोड़ा सा हिंदू एरिया था, वहाँ के कुछ लोग भी थे।
दूसरे जो वहाँ पे लोग रहते थे उनके भी लड़के थे, वो भी हट्टे कट्टे तकड़े थे। ऐसी क्या बात थी कि सबको पीछे छोड़ के दाऊद ब्रदर्स आगे निकल गए। उसका सबसे बड़ा कारण था उनके बाप का उनके सर पे हाथ होना, जो खुद एक पुलिस कांस्टेबल था और वो भी क्राइम ब्रांच में। तभी मुंबई की पुलिस इतनी बड़ी फोर्स नहीं होती थी। पूरे शहर में 32 या 33 पुलिस स्टेशन हुआ करते थे और ज़्यादातर वही पुलिस स्टेशन थे जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने थे। एक दो पुलिस स्टेशन बाद में बने होंगे, लेकिन बाकी सब के सब पुराने पुलिस स्टेशन थे। पुलिस वालों की ज़्यादा नफरी नहीं थी। क्राइम ब्रांच का मुखिया एक डीसीपी हुआ करता था, जो आज जॉइंट कमीशन के रैंक तक पहुंच गई है। जो पोस्ट डीसीपी से एडिशनल सीपी से जॉइंट सीपी, इस किस्म से करते करते अभी लगता है कि आने वाले दिनों में शायद एक डीजी लेवल का आदमी भी क्राइम ब्रांच को हेड करे। इस किस्म की हरकतें पंजाब में हो रही, महाराष्ट्र में हो रही है। तो एक छोटी सी क्राइम ब्रांच जिसमें एक डीसीपी, पहले तो एसीपी हुआ करता था, डीसीपी भी बाद में आया। तो एक एसीपी जो पूरी क्राइम ब्रांच को कंट्रोल करता था। 100, 125, 150 के ज़्यादा ऑफिसर और मैन नहीं होंगे। और उसका जो बैठने की जगह थी वो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर कंपाउंड में ही थी। पुलिस कमिश्नर भी वहीं बैठता था और दो और उसके साथ के जो बड़े अधिकारी थे उसी कंपाउंड में बैठते थे। तो सब के सब ऑफिसर्स का बड़ा क्लोज का रिश्ता रहता था। रोज़ दिन में 50 बार एक दूसरे को मिलना। तो उस समय पे एक कांस्टेबल का होना उस ब्रांच में उसके बेटों के लिए बहुत बड़ी नियामत थी। तो कभी छोटा मोटा काम हो गया, कहीं पकड़े गए नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में या डोगरी में या कहीं और, तो बाप का जो उसका जो रिश्ता था पुलिस के साथ, जो चलती थी जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से नरमी से छोड़ दिया जाता था। जहाँ अरेस्ट होनी होती थी वहाँ वार्निंग दे दिया जाता था। तो 2-4 थप्पड़ मार के, डंडे मार के भगा देना, आगे से ऐसा नहीं करना। तो इस तरीके से एक क्लाउट उनका हो गया। बाकी लोग डरने लगे कि इनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनकी कंप्लेंट भी करेंगे तो पुलिस वाले छोड़ देंगे। तो वहाँ से एक मोमेंटम मिलता है गैंग को आगे बढ़ने के लिए। फिर ये तो पुलिस की बात हुई। और उसी समय पे उस इलाके का सबसे बड़ा दादा बाशु दादा था। करीम लाला भी उस समय पे था, लेकिन उनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। वो स्ट्रीट फाइट, गली में दादागिरी, इस किस्म की बातें तभी नहीं थी, वो सामद खान के आने के बाद हुई है। खैर, ये शुरुआती दिन थे 76-77। तो बाशु दादा की कहानी आपको मैंने बहुत डिटेल में पहले सुना चुका हूँ। अब बाशु दादा अपने ज़माने का स्मगलर, बहुत अमीर स्मगलर। वो ज़माना जब हाजी मस्तान के पास एम्बेसडर गाड़ी भी नहीं थी, उस ज़माने में बाशु दादा के पास इम्पोर्टेड गाड़ियों का फ्लीट हुआ करता था। मर्सिडीज़ गाड़ी, प्लाईमाउथ, डज, सब की सब इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और खुद पहलवान आदमी। और रहता था उस ज़माने के एक पॉश इलाके में, अगरीपाड़ा। और उस इलाके में बड़े अंग्रेज़ों के टाइम के बंगले बने हुए थे, बड़े बड़े ग्राउंड+2 स्ट्रक्चर के, काफ़ी एरिया में। और उस एरिया में और बड़े अमीर लोग, बाशु दादा के साथ वाले बंगले में गुल हाउस में करीम लाला का छोटा भाई रहीम खान का बंगला था, उसी बंगले में रहते थे। और उसके आगे और बड़े बड़े जो अमीर लोग थे मुस्लिम समुदाय के, उनके बंगले थे। आज तो हाई राइज अपार्टमेंट सब हो गई हैं। तो उस इलाके में रहना, उसके साथ एक क्रिश्चियन लोगों का बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन थी, YMCA। उसके अंदर वॉलीबॉल के, बास्केटबॉल के, इस किस्म के हॉकी वगैरह गेम्स, स्पोर्ट्स का बहुत अच्छी सुविधा थी। तो उस एरिया को लोग पसंद करते थे। वहीं के साथ में गार्डन्स हैं काफ़ी वहाँ पे 4-5। उन्हीं गार्डन में से एक गार्डन में अमर नायक का एनकाउंटर हुआ था। तो काफ़ी हसल बसल वाला एरिया था। बॉम्बे सेंट्रल के नज़दीक था, मराठा मंदिर सिनेमा था, नायर हॉस्पिटल था,
अगरीपाड़ा के एसीपी का ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब चीज़ें उस इलाके में थी। कनेक्टिविटी बहुत थी। तो उस इलाके में उसका घर था, लेकिन एरिया ऑफ ऑपरेशन बासु दादा का नागपाड़ा डोंगरी था। वहाँ के यंग लड़कों में बहुत क्राउड था। तो दाऊद और इसके भाई और इनके साथी ये बासु दादा के साथ जुड़ जाते हैं। अब देखिए दूसरा क्राउड, आपके इलाके का सबसे बड़ा दादा, सबसे अमीर आदमी का हाथ आपके सर के ऊपर है, आपकी पहुंच और बढ़ जाती है। अब हुआ ऐसे कि उन्हीं दिनों में इलेक्शन आई, जो मुस्लिम समुदाय के बहुत एक पढ़े लिखे और जिनको हम कहते हैं कम्युनिटी लीडर मौलाना बुखारी, वो एक इलेक्शन लड़ते हैं। उसके लिए वो बासु दादा की मदद मांगते हैं। अब देखिए पुराना एज ओल्ड फार्मूला, पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस, पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये दूसरी बात है कि बाद में उसी मौलाना बुखारी को अरुण गवली के लोगों ने गोलियों से मार दिया, वो बाद की बात है, लेकिन शुरुआत वहाँ से होती है। अब बासु दादा उसकी हेल्प कैसे करेगा इलेक्शन में। तो उस इलेक्शन में जो यंगस्टर थे, फुट सोल्जर, जो घर घर में जाके मौलाना बुखारी का प्रचार कर रहे थे, उनके लीडर भी दाऊद और उसके भाई थे। अब बासु दादा के थ्रू मौलाना बुखारी से आपका रिश्ते बनने शुरू हो गए। मौलाना बुखारी के थ्रू बाकी जो कम्युनिटी लीडर से उनसे रिश्ते बनने शुरू हो गए, और उसके साथ चलते चलते बाकी पॉलिटिशियंस आपकी होंद में आ गए, आपकी रीच में आ गए, आप उन तक पहुंच सकते थे। तो इलेक्शन के दौरान आपको गली गली में जाना पड़ता है, घर घर में जाके प्रचार करना पड़ता है। तो इन लोगों के चेहरे, इन लोगों का नाम उस पूरे इलाके में हो गया उस इलेक्शन के दौरान। अब क्राउड और बढ़ गया। आपको कहीं भी आप जाते हो, 4 लोग पहचान लेते हैं, दाऊद भाई कैसे हो, अनीस भाई कैसे हो, नूरा भाई कैसे हो। तो ये करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे लोग जो थे 75-76 में, 80-81 में आते आते भाई बन गए। और उन्हीं दिनों में जो एक पुलिस ऑफिसर था रणबीर लेखा, बाद में जो क्राइम ब्रांच के एसीपी रहे, उसके पहले वो मटुंगा में काफ़ी देर मटुंगा पुलिस स्टेशन के सीनियर रह के आए थे, सीनियर इंस्पेक्टर। शुरुआती दिनों में पंजाबी ऑफिसर में से एक ही थे रणबीर लेखा। तो वहाँ पे जो हुआ मटुंगा में, जब वरदा राजन की बात करेंगे उसके क्लाउड की, तभी मटुंगा में रणबीर लेखा के क्लाउड की बात करेंगे। डोंगरी में रणबीर लेखा, उसके बाद क्राइम ब्रांच का इंचार्ज रणबीर लेखा। तो उन पुलिस स्टेशंस के रणबीर लेखा के चलते हुए दाऊद भाइयों का रवाब दवाब और इनकी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रणबीर लेखा बहुत दिमागी ऑफिसर था। उसने जहाँ एक तरफ क्रिमिनल्स के एक ग्रुप की मदद करता था, तो दूसरे ग्रुप को डाउन करने के लिए पहले ग्रुप की हेल्प लेता था। उसको ये लगता था अगर मैं पुलिस ऑफिसर होते हुए पठान गैंग के 4 लोग पकड़ूंगा, पठानों का अपना क्लाउड है, वो उसकी ज़मानत करवा लेंगे, और ज़मानत करवाने के बाद क्रिमिनल और ज़्यादा शेर हो जाता है, पुलिस ने मेरा क्या बिगाड़ दिया। तो वो उसकी पुलिसिंग करने का तरीका बहुत डिफरेंट था। वो 2 गैंग्स को आपस में लड़वा के, आधे क्रिमिनल्स को मरवा के, उसके 2 काम हो जाते थे। एक तो क्रिमिनल मर गया, और जिसने मारा वो जेल में चला गया, तो दोनों तरफ से उसके हाथ साफ। तो इस तरीके से उसके काम करने से उसने दाऊद इब्राहिम के गैंग से दूसरे गैंग्स की लड़ाई करवानी शुरू कर दी। लड़ाइयाँ शुरू हो गई, पठान अंदर जाने लगे और दाऊद के ज़मानत हो जाती थी। उसी चक्कर में कई केस बन गए। अब इतना होने के बाद जब बातें बढ़ती हैं तो आदमी का कुछ और करने को दिल करता है। पैसे कमाने के चक्कर में इन लोगों ने एक बैंक लूट लिया, दाऊद और उसके लोगों ने, दोस्तों ने मिल के। वो उसका नाम से कॉरपोरेशन बैंक था कुछ। एक फ्रेंच ब्रिज एरिया है वहाँ पे, ओपेरा हाउस एरिया में 2-3 ब्रिज लगते हैं, कनेडियन ब्रिज, फ्रेंच ब्रिज, साथ साथ जुड़े हुए हैं सब। उसके नीचे थोड़ा ग्राउंड लेवल पे एक बैंक हुआ करता था, उसको लूटा और उसमें पकड़े गए। उसमें इनकी बाद में ज़मानत हुई, सज़ा भी हुई, और उसके बाद हाई कोर्ट से बेल होती है। तो ये एक
क्राउड और बढ़ गया कि ये दादा बड़े डेंजरस है, बैंक भी लूट लेते हैं। तो इस तरीके से एक और तगमा इनकी छाती पे लग गया कि ये बड़े ख़तरनाक किस्म के लोग हैं। अब जब इतनी बातें बढ़ने लगी, पुलिस डिपार्टमेंट पे प्रेशर आने लगा, ये नेक्सस ओपन होने लगा कि वाई पुलिस इज़ ओपनली साइडिंग विद दाऊद एंड हिज ब्रदर। बाप का नाम तो आना ही था। उसके बाद बाप ने कोशिश की कि इनको इस खून खराबे की लाइन से निकाल के कहीं और एडजस्ट किया जाए। अब बासु दादा के साथ रह के स्मगलिंग के इनिशियल गुर सीख लिए थे, और बासु दादा का जो उसके साथ जो भागीदार था वो था खालिद पहलवान। बासु दादा भी पहलवान था। अब ये भाइयों को एक हट्टा कट्टा आदमी साथ में चाहिए था जो इनकी रक्षा भी कर सके और जिससे लोग डरते भी हों और वो उसकी पहुंच भी हो। तो इन लोगों ने बासु दादा की जब खालिद पहलवान से बिगड़ी, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, खालिद पहलवान ने बासु दादा को छोड़ा तो दाऊद भाइयों ने खालिद पहलवान से हाथ मिला लिया, बासु दादा को छोड़ दिया। जिस आदमी के साथ इलेक्शन में काम करते हुए इन्होंने अपनी जगह, अपना नाम मुकाम, क्लाउट बनाया था, बासु दादा को छोड़ के खालिद पहलवान के साथ। और उन्हीं दिनों में इनके बाप के असर रसूख की वजह से इन लोगों को हाजी मस्तान के साथ अप्रेंटिसशिप के लिए लगा दिया कि इनको काम सिखाओ, बाद में अपने आप करते रहेंगे। अब हाजी मस्तान के पास बहुत लोग काम करते थे, बहुत बड़े लेवल पे सोने की, चांदी की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की स्मगलिंग हो रही थी। एमरजेंसी के पहले की ये सब बातें उस दौरान की। और उस दौर में जब एमरजेंसी लगी तो हाजी मस्तान को छोड़ना पड़ा काम। लेकिन जो फील्ड खाली हुआ 77-78 में, तो वो फील्ड पूरे का पूरा खालिद पहलवान और दाऊद इब्राहिम भाइयों ने संभाल लिया। साथ में और लोग भी आए, लल्लू जोगी आया, उसके साथ मोहम्मद एक पटेल था, यूसुफ पटेल, यूसुफ हीरो, इन लोगों ने ये फील्ड संभाला। और इनके साथ वाइट कॉलर स्मगलर भी थे जो मूर्तियों की स्मगलिंग करते थे, या स्नेक स्किन की, सांप की चमड़ी की, खाल की। वो उनमें मनु नारंग एम्बेसडर होटल के एक ज़माने में मालिक हुआ करते थे, पकड़े गए। बहुत बड़ा अजीब किस्सा है उनका, भी सुनाऊँगा आपको कभी। और उसके साथ चड्ढा ब्रदर्स, शशि चड्ढा और उसका भाई, ये भाइयों का स्नेक स्किन का काम था। कहते हैं कि ड्रग का भी था उस ज़माने में। तो इन चड्ढा ब्रदर जो थे वो बहुत पढ़े लिखे थे और कस्टम में और एक्साइज में उनका अच्छा असर रसूख था। मुझे याद है जब हाजी मस्तान या इस किस्म के यूसुफ पटेल जैसे लोग कस्टम में या DRI में अपनी स्टेटमेंट रखवाने जाते थे तो कमल चड्ढा को, शशि के भाई को, जो बहुत पढ़ा लिखा था, उसको साथ में लेके जाते थे। और कमल चड्ढा जो था वो अपने आप को ये सब स्मगलर्स का गुरु मानता था, उसको प्रोफेसर साहब भी बोलते थे सब लोग। तो ये लोग सब कमल चड्ढा की निगरानी में हाजी मस्तान का काम, स्मगलिंग का, संभाल लिया। ये दाऊद का क्लाउट बना। इस तरह आगे करते करते जो अंडरवर्ल्ड में दाऊद की जगह बनी वो जो सब जानते हैं। कल के दिन आपको इस कड़ी का दूसरा भाग, सेकंड पार्ट सुनाएंगे। 93 ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने कैसे सरवाइव किया। ये जो सर्वाइवल स्किल है डॉन्स की, जिसमें सब डॉन्स की बात करेंगे आने वाले दिनों में, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ना आपको कहीं पढ़ने को मिलेगी। तो इसका दूसरा भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।